नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों की दुविधा है। और उन लोगों की दुविधा ज़्यादा है जो कि ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में है, या वो स्टार सीड से रेजोनेट करते हैं या लाइट वर्कर से वाली लाइफ से रेजोनेट करते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी सफरिंग क्यों है ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में? क्या बेसिक रीज़न है सफरिंग का? मेन जो कहते हैं ना, कोर में क्या है, अंदर क्या है, इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग जो भी इस जर्नी में हैं वो इस तरीके की सफरिंग से गुज़रते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसके पीछे ये है कि यू बीइंग डिफरेंट, आपका अलग होना आपकी सफरिंग का कारण है। वैसे तो ये किसी की भी सफरिंग का कारण नहीं होना चाहिए। अगर आप दुनिया से अलग हो या आपका थोड़ा डिफरेंट नेचर है, थोड़ी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी ज़्यादा है, या आप एक एम्पैथ हो या फिर एक सेंसिटिव हो, तो ये प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, इससे दुख कैसे मिलता है इतना? वो इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे वर्ल्ड में अभी भी एम्पैथ्स की और सेंसिटिव्स की, या जो कि पैदाइशी आध्यात्मिक होते हैं, पैदाइशी थोड़े से अलग होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, उनका जो ध्यान होता है वो अलग चीज़ों में ज़्यादा होता है। उनको सच्चाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या एक सेवा की एनर्जी, सेवा भाव, वॉलंटियरिंग की एनर्जी होती है, ट्रू लव की उनमें चाहत होती है। और फिर भी उन्हें मिल नहीं पाता, उन्हें मिलता नहीं है, तो उनका ऑलरेडी वो परेशान होते हैं उस चीज़ से, उस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मतलब जो कि दूसरे लोग नॉर्मली जो चीज़ कर लेते हैं वो ये नहीं कर पाते, और इनसे झूठ भी नहीं बोला जाता, इनसे ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया जाता। लेकिन इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। जो नॉर्मली बच्चे जो हर चीज़ में ओके होते हैं 3D वर्ल्ड में, उनको एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन मिल जाती है। बट ये जो इतने अलग होते हैं, तो इनके माता पिता भी, या जो इनके अपब्रिंगिंग में, जो इनके परिवेश में होते हैं, वो भी कंफ्यूज रहते हैं। टीचर्स भी कंफ्यूज रहती है कि ये इन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। अब हमारी कंट्री में तो फिर भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता की बातें होती हैं, भक्ति मूवमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिल जाती, थोड़ा बहुत, इतना नहीं। लेकिन आप विदेश में जाइए, वहाँ पे तो सीधा ही कह देते हैं कि इसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, इसे पिल्स पे डाल दो। तो अब वहाँ के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और बदल रहे हैं। तो जब तक आपको इस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता, पहले तो आपको खुद को अंदर से एक्नॉलेजमेंट देना, आपको खुद को स्वीकृति देनी है कि मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ। फिर उसके बाद बाहर की दुनिया से आपको इतना कोई कनेक्शन रहेगा नहीं, आपको उनकी स्वीकृति की या उनके वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट तो ये है कि मन में एक भाव आता है कि मुझ में कुछ कमी है, मैं कुछ तरह से मैं पूर्ण नहीं हूँ, या मेरे में कोई बातें ऐसी हैं जो मुझे ही ठीक करनी है। मतलब कमी का भाव, लैक और लिमिटेशन का भाव ज़्यादा है इसमें। और इंसान बार बार सफ़र इसलिए करता है क्योंकि जैसा कि उसके साथ होता है, हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है, घर वालों से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ काम में भी प्रॉब्लम चल रही है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो अपने आप ही डिटैच हो रहे हैं, वैराग्य की भावना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऐसा कहते हैं भी कि जो लोग असेंशन जर्नी में बहुत डीप होते हैं, ये उनका लास्ट लाइफ होता है प्लैनेट पे, जो कि इसी लाइफ में उन्हें सीखना है। और ये लाइफ जो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ है, स्टार सीड की लाइफ है, लाइट वर्कर्स, इस सब में ये एक ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी एनर्जी होती है कि वो संसारिक दुनिया में रह के, यानी कि मैट्रिक्स रियलिटी में रह के ही वो इस चीज़ को समझ लेते हैं। उनको कुछ अलग से संन्यास लेना नहीं पड़ता, या कोई गुफा में जाके नहीं बैठना पड़ता। इसी जीवन में उनके साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई ना कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो इतनी डीप चले जाते हैं इनर वर्क में, या फिर खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो सवाल पूछते हैं। वो औरों की तरह सेटल डाउन नहीं हो पाते, उनको सेटल डाउन होने में समय लगता है। और दूसरा, वो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये सेटल डाउन होने का मतलब क्या है, कि बस मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, या मेरी एक जॉब लग जाए, मैं इतना कमाने लग जाऊं, मैं एक घर खरीद लूं लोन लेके, मैं एक गाड़ी ले लूं, या मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे सब खुश हो जाएं। लेकिन इस सब से होगा क्या? क्या इससे मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी? क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य का मार्ग है? वो इस तरह से सवाल पूछते हैं जो सवाल दूसरे लोग नहीं पूछते। और वो
दुखी इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से, या फिर वो ऐसे परिवेश में होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे उनको कंपेयर किया जाता है। कभी उनको भाई बहनों से कंपेयर किया जाएगा, कभी उनको पड़ोसियों से कंपेयर किया जाएगा, कभी उनको रिश्तेदारों के बच्चों से कंपेयर किया जाएगा, स्कूल के किसी बच्चे से कंपेयर किया जाएगा, कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे भी कंपैरिजन होगा। और आम तौर से ये भी देखा जाता है कि ना तो ये पढ़ाई में बुरे होते हैं, ना तो ये कामकाज में बुरे होते हैं, ये किसी चीज़ में बुरे नहीं होते हैं, बस ये वैरागी होते हैं। और ये बहुत सी ऐसी मटीरियलिस्टिक सांसारिक चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनको करने का मन ही नहीं होता अंदर से, और इनको ऐसा लगता है कि ये करना मेरे लिए सही नहीं है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, सत्य का मार्ग नहीं। तो कई दफ़े वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं और वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनको उस वक्त होता है कि मैं ये झूठी ज़िंदगी ना जीऊँ तो अच्छा है। तो उनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत होती है, विजडम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर ये कंपैरिजन की भावना भी बार बार आती है क्योंकि वो देखते हैं कि उनके आसपास में सब नॉर्मली जी रहे हैं, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, कोई किसी से लड़ नहीं रहा, कोई किसी से झगड़ नहीं रहा, या फिर कह सकते हैं कि ये इनको खुद भी बहुत पनिशमेंट्स मिलती हैं बचपन से, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको इग्नोर किया जाता है क्योंकि हो सकता है एज अ चाइल्ड इनके सवाल बहुत रहे हों और ये बहुत डीप सवाल पूछते हैं। ये आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि भाई फूलों में रंग कैसे आया। अब एक नॉर्मल इंसान वो क्या समझाएगा कि फूलों में रंग कैसे, वो कहेगा भगवान जी ने डाल दिया। कहेंगे बच्चे कहाँ से आते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो भगवान जी ने भेजे। भगवान जी ने कहाँ से भेजे, कैसे भेजे। जब ये छोटे होते हैं तब भी ये बहुत अनोखे अनोखे सवाल पूछते हैं। जैसे जैसे ये स्कूल में चले जाते हैं तो ये टीचरों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, ये टीचर्स को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये सत्य है, क्या ये सच है। हो सकता है उन्होंने अपने घर में उनको कुछ और कल्चरल नॉलेज मिली हो, कल्चरली कुछ और मिला हो, या उन्होंने कोई बचपन में ही रामायण पढ़ ली हो, गीता पढ़ ली हो, महाभारत पढ़ ली हो, कोई और ऐसी बुक, धार्मिक बुक पढ़ ली हो, अपने रिलीजन के हिसाब से भी बोल सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के, और फिर वो चले गए अपने टीचर्स के पास क्वेश्चंस पूछने। अब टीचर्स के पास कहाँ से जवाब आएंगे इस तरह के, टीचर तो खुद कंफ्यूज हो जाए। ऐसे लोगों के लिए तो टीचर्स भी बहुत अलग तरह के चाहिए जो उन्हें हैंडल कर सकें, उनको समझ सकें, उनके इतने डीप क्वेश्चंस का सरलता के साथ जवाब दे सकें, उनको ऐसा ना फील कराएं कि क्या आप बच्चों जैसी बात करिए या फिर ये क्या इतने बड़ों जैसी बात कर दी। वो पूछना चाहेंगे कि ये एनलाइटनमेंट क्या होती है, ये मोक्ष क्या होता है, क्या ये पढ़ के मुझे ऐसा मिल जाएगा। वो मैथ्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस पे क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है कईयों ने तो अपने घर में ही इतनी पढ़ाई कर ली हो, इतने बुक्स पढ़ ली हो, इतनी रिसर्च कर ली हो, इतनी स्टोरीज़, ये नॉलेज के बहुत धनी होते हैं, इनके पास नॉलेज, बचपन से ज्ञान भरपूर होता है, और यही इनके दुख का कारण है। सोचिए जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, जिसको ज्ञान की कमी है, वो तो चलो दुखी है, वो फेल हो रहा है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो वो तो फिर भी दुखी है, चलो उसके माता पिता इस कारण से दुखी है। यहाँ पे तो लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं कि इसके पास ज्ञान कुछ ज़्यादा ही है, और हमसे इतना ज़्यादा ज्ञान इसमें आया कहाँ से इस बच्चे में। तो कई दफ़े नार्सिसिस्टिक माता पिता मिल जाते हैं जिनको लगता है कि वो बच्चा तो हमें ही चैलेंज कर रहा है। मैं जानबूझ के आपको बच्चा और बचपन की बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी अपने चाइल्डहुड में जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता को दोष लगाएं या फिर अपने टीचर्स को दोष लगाएं और एक ब्लेम की एनर्जी में चले जाएं। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हम सफ़रिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो सफ़र क्यों कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें माता पिता को ब्लेम करने से, स्कूल कॉलेज को ब्लेम करने से या किसी भी चीज़ को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा एक कर्मा होता है, हमारी किस्मत होती है, और किस्मत के हिसाब से, डेस्टिनी के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से हमारा जन्म किया जाता है। ये सब पे लागू होता है। कोई राजा के घर पैदा हो जाता है, कोई बॉलीवुड स्टार के घर पैदा हो जाता है, कोई हॉलीवुड में पैदा हो गया, कोई किसी मंत्री के घर पैदा हो गया, कोई किसी गाँव में पैदा हुआ है, कोई किसी शहर में पैदा हुआ है। तो सबकी अलग अलग ज़िंदगी, कोई बिलियनेयर की औलाद है, कोई बहुत गरीब घर से है। तो हमें ये चीज़ देखनी है, जो भी इस वीडियो से रेजोनेट कर रहा है, जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको ये देखना है कि किसी को भी ब्लेम करके फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर फ़ायदा हो तो ठीक है, हमें तो इस बात की जड़ तक जाना है, जो कि एंड ऑफ द वीडियो तक हम पूरी तरह से इसको समझने की, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हम इस टेम्पलेट में क्यों आए, या सारे टेम्पलेट्स, चाहे वो एक हो चाहे एक से अधिक हो, आपको वो टेम्पलेट्स क्यों मिले। फिर दुख का कारण बनता है कि आप ये देखते हो कि आपको अब तक मिला क्या, आपने जो भी फैसले लिए या आपने जो भी ज़िंदगी जी है तो उसका आउटकम क्या है, उसका
तोड़ मोड़ के या कुल मिला के या सब कुछ करके आज की डेट में आपका क्या है। तो आपके घर वाले ही सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया, तुम 30 साल के हो गए, तुमने क्या किया, तुम 25 साल के हो गए, तुमने क्या किया, तुम 40 के हो गए, तुमने क्या किया, तुम 50 के हो गए, तुमने आखिर किया क्या। तो ऐसे लोगों से इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर आती है बात मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की, क्योंकि ये वैरागी हैं, इनका बचपन से ही एक हर्मिट वाला नेचर होता है, तो ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। फिर भी कईयों की अचीवमेंट्स होती हैं कमाने खाने में, जैसे मैंने कहा ये हर चीज़ में अच्छे होते ही हैं। तो कईयों की वैसे ही नेचुरली मटेरियलिस्टिकली अच्छे होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ ही नहीं करते। अगर वो चाहें तो वो 2 करोड़ की गाड़ी खरीद लें, लेकिन वो कमाने जाएंगे ही नहीं, वो चीज़ करेंगे ही नहीं। वो भले कोई सिंपल काम कर लेंगे, कोई सीधी सादी चीज़ कर लेंगे। जैसे आप कह सकते हो कि स्वदेश मूवी में एक कैरेक्टर है, उसमें वो लड़का विदेश जाता है पढ़ने, लेकिन उसको लगता है कि मैं इंडिया में आके अपने गाँव में ही कुछ करूँ। तो गाँव में आ जाता है और वहाँ पर कुछ ना कुछ करने लग जाता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक सेंसिटिविटी होती है, एक एम्पैथी होती है, या उसको अपने देश से एक कनेक्शन फील होता है। उसको सारे लोगों को देख के लगता है कि भाई इतना पढ़ लिख के अगर हम विदेश में जाएंगे तो हम किसका भला करेंगे, क्यों ना मैं यहाँ पे वॉलंटियर करूँ। ऐसे ही एक और मूवी में दिखाया जाता है जिसमें कि कौन सी मूवी थी वो, आमिर खान की 3 इडियट्स। उसमें भी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है। तो देखिए, जिन मूवीज़ की स्टोरीज़ अच्छी हैं, जिन मूवी का अच्छा कुछ है उसमें, तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो मॉम एंड डैड, क्लोज रिलेटिव्स और सिबलिंग बॉन्ड्स और बेस्ट फ्रेंड्स, नेबर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। पहली बात तो इन सब लोगों की एक्सपेक्टेशन की कोई वैल्यू इतनी है नहीं, क्योंकि अंत में होता वही है जो ऊपर वाले ने लिखा है किस्मत में। और हमारे तो कितने जन्म होते हैं, उसमें कितने रिश्ते होते हैं, उसमें कितने नाते होते हैं। हाँ, लेकिन इस जन्म में भी ये लोग सिंसेरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप्स निभाते हैं, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ हो। लेकिन क्योंकि वैरागी नेचर भी साथ में है, तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा चिपकने की क्या ज़रूरत है, लेकिन चिपकना पड़ जाता है। एक्सपेक्टेशंस आती हैं, वो कहते हैं कि भाई इसी व्यक्ति से शादी करो, या इतनी एज में बच्चे पैदा करो, या ऐसा इनकम करो, या वैसा इनकम करो। तो प्यार की वजह से, जो सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों से अटैचमेंट है, उनकी वजह से कुछ चीज़ें ये कर लेते हैं। तो कईयों के केस में मैंने देखा है कि वो चीज़ें कर लेते हैं, फिर वो चीज़ें सफल नहीं होती। तो फिर वापस से पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि जैसे किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वापस से कहते हैं कि दोबारा आप शादी करो। अभी एक से तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं, लेकिन दोबारा करो, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे घर पे ऐसे नहीं बैठ सकते, हमारे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। या फिर किसी के केस में कोई और चीज़ हो सकती है कि ऐसा ही जॉब करो, ऐसा ही करियर ऑप्शन चूज़ करो, तुमको तो इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुमको ऐसा ही बनना है, वैसा ही बनना है। तो वो इतनी एक्सपेक्टेशंस को वो हैंडल नहीं कर पाते यूजुअली, तो वो मना ही कर देते हैं। और जैसा मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाइज होते हैं, तर्क वितर्क में बहुत स्मार्ट होते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं या पूछ लेते हैं लोगों से कि लोगों के पास वाकई में उन बातों के जवाब नहीं होते। फिर भी सफरिंग का एक कारण ये है कि कई दफ़े इनको लैक ऑफ क्लैरिटी हो जाती है कि आखिर करना क्या है, आखिर जीवन में चाहिए क्या। जब तक इनको वो क्लैरिटी नहीं मिलती, वो सफरिंग की भावना रहती है। फिर जब एक बार मिल जाती है तो फिर इनसे ज़्यादा खुश और इनसे ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको कोई दिखेगा नहीं। एक और कारण है इनके सफ़र करने का, और वो ये है कि इनके वूंड्स होते हैं। इनको बचपन में या तो अब्यूज़ किया गया होता है, या बुली किया गया होता है, या इनके साथ कोई बुरी चीज़ ऐसी हुई होती है जिसकी वजह से इनके रूट चक्रा में ब्लॉक्स आ जाते हैं, या लोअर बॉटम 3 चक्रास में ब्लॉक आ जाते हैं। गिल्ट, शेम और फियर जैसी फीलिंग्स आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। हो सकता है ये जिस परिवेश में रहे वहाँ पे किसी ने इनको अटैक किया हो, किसी ने इनको तंग किया हो, फिजिकली डराया धमकाया हो, गाली गलौज करी, कुछ ऐसा किया हो, या फिर किसी प्रियजन पे अटैक होते हुए इन्होंने बचपन में देखा हो। कुछ मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे ये बातें बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं सब पे लागू हो। या इन्होंने कुछ देखा हो, ऐसा कुछ महसूस किया हो, कहीं किसी जगह पे, कहीं किसी कारणवश कहीं फंस गए हों, स्कूल में कुछ देखा हो, तो एक फीलिंग इनको आ जाती है कि यार ये दुनिया सेफ़ नहीं है, या मैं यहाँ सेफ़ नहीं हूँ, या ये लोग अच्छे नहीं हैं, या ऐसा है वैसा है। इस तरह के थॉट्स इनके मन में आ जाते हैं।
तो ये जो फियर होता है ये और भी रीज़न से आता है, जैसे कि भौतिक रीजंस की वजह से आता है कि लाइकेबिलिटी फैक्टर मुझ में नहीं होगी, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मुझे पसंद नहीं किया जाएगा, मेरी चीज़ों को लाइक नहीं किया जाएगा। एक ये फैक्टर भी हो सकता है। दूसरा ये फैक्टर हो सकता है क्योंकि इनकी विजडम ज़्यादा होती तो इन्होंने जो गलतियाँ करी होती लाइफ में उसका भी एक भार लेके घूमते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, उस वक्त मैंने ऐसा क्यों किया। तो बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन मेन कोर रीजन फियर भी होता है, जिसकी वजह से फियर ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, आगे क्या होगा। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मिशन वर्क में चले जाते हैं, जैसे लाइट वर्कर्स हो गए, स्टार सीड लाइट वर्कर्स, तो बचपन से ही किसी ना किसी मिशन में लग जाते हैं। फिर इनकी टेंशन होती है कि इस मिशन को चलाएं कैसे, उसका अनसर्टेनिटी का फियर। तो ये आई एम वाली प्रॉब्लम्स है, रूट चक्र वाली प्रॉब्लम्स है। तो अब इनकी जो वांट्स हैं, सबसे मेन पॉइंट ये है कि सफरिंग का कारण क्या है कि ये जो चाहते हैं, जो इनकी डिज़ायर्स हैं, इनकी भी कुछ डिज़ायर्स होती है, वैरागियों की भी डिज़ायर्स होती हैं। किसी को कम्युनियन विद सोर्स चाहिए, किसी को मिशन में जाना है, किसी को बिल्कुल ट्रू लव को समझना है, किसी को लाइफ एंड डेथ को समझना है, किसी को कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट करनी है, किसी को मेटाफिजिक्स की दुनिया में जाना है, किसी को कहीं पे फार्म में कुछ करना है, किसी को जानवरों को बचाना है, कोई नदियां साफ कर रहा है। ये सबके सब बहुत ही विलक्षण होते हैं। एक बार अपने जोन में आ जाए तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। इनके साथ खुद बहुत हायर पावर्स इनके साथ होती हैं, खुद ऊपर वाले इनके साथ होते हैं, जिनको लोग ऊपर वाला कहते हैं, पर होते वो हमारे आसपास ही हैं। तो कोलोकियल भाषा में ऐसा कहते हैं कि ऊपर वाले, बट हैं वो भी हमारे आसपास ही। वो एक अलग आयाम में है और एक अलग फ्रीक्वेंसी में है, हम एक अलग फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन इन लोगों के साथ इंटरैक्शन बहुत होता है। इनको डाउनलोड्स दिए जाते हैं, इनको एंजल नंबर्स दिखते हैं, इनको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं, इनको कुछ पैटर्न्स ऐसे दिखते हैं। किसी में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, विजन्स आते हैं, इनके साथ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या ये भावनाओं को बहुत अलग तरीके से समझ लेते हैं। ये जानवरों से बहुत क्लोज होते हैं, ये कुदरत के बहुत क्लोज होते हैं। इनको दुख लगता है जब कुदरत का अपमान किया जाता है। तो ये इतना सारा प्लास्टिक देख के ये कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आप देखिए जितने भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना अलग सा, वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत सेल्फलेसली करते हैं। तो उस लेवल तक जाने के लिए, उतना सेल्फलेस लेवल तक जाने के लिए एक जंग सी लड़नी पड़ती है, एक मेहनत सी करनी पड़ती है, और कभी कभी खुद को ही खुद का बेस्ट फ्रेंड बन के समझाना पड़ता है। कभी कभी कोई ऐसा कंटेंट देखना पड़ता है, कुछ ना कुछ डाउनलोड्स ऐसे मिलते हैं इनको अलग अलग फॉर्म में, जैसे मैंने कहा कोई बुक मिल जाए जिससे इनको मोटिवेशन मिलती है। पर धीरे धीरे ये रियलाइज करने लग जाते हैं कि मेरा डिफरेंट होना एक नॉर्मल सी बात है। जैसे दुनिया में 8 बिलियन लोग जी रहे हैं, वैसे मैं भी यहाँ जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। जब वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो धीरे धीरे ये जानने लग जाते हैं। उनके जो भी प्रोवाइडर हैं और नर्चरर हैं वो सोर्स खुद बन जाते हैं, उनके मास्टर्स बन जाते हैं। कंपैरिजन मोड से भी निकल जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि भाई जब मेरा जीवन ही इतना अलग है तो मैं औरों से कंपेयर करके कैसे कुछ भी होगा। एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ देते हैं, एक्सपेक्टेशंस की चिंता नहीं करते। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के से तो वैसे ही इतने दूर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही चीज़ें खरीदेंगे या वही चीज़ें लेंगे या वही चीज़ें पहनेंगे जो उनको सही लगेगा। इन लोगों का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि इस कल्चर को फॉलो करें, उस धर्म को फॉलो करें। ये तो बल्कि कल्चर को क्वेश्चन करने आते हैं। ये पूछते हैं कई लोगों से कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, बलि दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, सती प्रथा हो रही है तो क्यों हो रही है। जो पूछने वाले सवाल हैं, जो सही सवाल हैं, ये वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो अच्छी चीजें हैं वो पिक कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी ज्यादा तारीफ क्यों इनकी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे अंदर से आ रहा है। अब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, आप इन पॉइंट्स को देखें ना, उनकी सफरिंग भी तो कितनी हो रही है, वो कितना सफर कर रहे हैं। जब वो इतना सफर कर रहे हैं, जब उनको दुनिया से एक फिट इन होने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आमतौर पे हर कोई फिट इन हो जाता है, ये फिट इन नहीं होते। फिर ये धीरे धीरे बहुत सी आदतें छोड़ देते हैं। अगर ये कभी नॉनवेज खाते होंगे तो अपने आप छोड़ देते हैं, कभी इन्होंने अल्कोहल पिया होगा तो अपने आप छोड़ देंगे, अपने आप बेकार के दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे, अपने आप सत्संगति में चले जाएंगे, कुसंगति को साइड कर देंगे। अपने आप इनके अंदर इतनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल पावर इतनी आ जाती है इनके अंदर, इमोशनल पावर, ये सब इनके साथ ग्रेजुअली होता है और ये सब झेल झेल के होता है। धीरे धीरे इनको समझ में आने लग जाता है कि भाई अगर मैं उनकी बात नहीं मान रहा, पहले तो इनको लगता है कि अगर मैंने माता पिता की बात नहीं मानी, रिश्तेदारों की बात नहीं मानी, तो क्या मैं बहुत गलत कर दूंगा। धीरे धीरे जब वो सफर करते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, अगर मैं ही सफर करूंगा या करूंगी
तो आगे मेरा क्या होगा। और मेरे पे सिर्फ ये मेरे माता पिता नहीं है, मेरी सोल फैमिली भी है, मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं। मैं इस प्लैनेट पे आया हूँ, इस लेवल तक सोचते हैं कि मैं इस प्लैनेट पे आया हूँ या आई हूँ, तो मैं यहाँ से कैसे बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए चले जाऊं या चला जाऊं। ऊपर वाला कुदरत मुझे सब कुछ दे रही है, मुझे घर दे रही है, मुझे खाना दे रही है, मुझे पहनने को दे रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है। आज से 20 साल बाद या आज से 40 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चे इस धरती पे आएंगे, उनके पास क्या होगा? क्या उनके पास ये पानी होगा, ये जल होगा, ये वायु भी होगी जो इतनी बची ये भी होगी? ये इस लेवल तक सोच रहे हैं, इतना सेल्फलेस सोच रहे हैं, तो इनकी तारीफ क्यों ना की जाए। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है। सबको तो अपना घर बनाना है, सबको तो अपना एरिया कवर करना है। लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं, आगे 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 होते जा रहे हैं, शहर और डेंस होते जा रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ऐसे में ये सोचते हैं कि यार गाँव की हवा कितनी अच्छी है। या अगर गाँव और शहर को कंबाइन कर दिया जाए, जो टेक्नोलॉजी शहर में है वो गाँव तक पहुँच जाए, और गांव ऐसे के ऐसे ही रहें, उनके मड हाउसेस ऐसे के ऐसे ही रहें, उनको वो सुविधाएं मिल जाए। जैसे केरला में जब मैं गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे मड हाउसेस भी हैं और उन मड हाउसेस में सारी सुख सुविधाएं, उनमें टेलीविज़न है, फ्रिज है, वाईफाई है, इतना प्यारा वो लग रहा था। अब मड हाउसेस में क्या होता है, आपको एसी नहीं चलाना पड़ता, आपको कूलर नहीं चलाना पड़ता, आप पंखा चलाओ और आपका घर पूरा ठंडा रहता है, रात को भी अच्छी इतनी बढ़िया नींद आती है। तो इस तरह के थॉट्स इनके होते हैं, और लव में भी ये ऐसे ही होते हैं। इनको इतनी आसानी से, चाहे इनके, मैं तो कहती हूँ 5 रिलेशनशिप हो जाए, 10 हो जाए, इन पे कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन इनको जब तक सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये इनोसेंट भी बहुत होते हैं, इनको धोखे भी बहुत मिलते हैं, इनके साथ बिट्रेयल होता है, इनको दोस्त, इनके सारे लोग आसपास के इनको कोई ना कोई धोखा देता है, बिट्रे करता है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है कि ये इतने ज़्यादा, जो विजडम इनकी बाय बर्थ होती है ना, उसमें ये रम जाते हैं, उसके अंदर ये चले जाते हैं। फिर उसके बाद इनको ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी का साथ चाहिए, फिर तो लोग ही इनके पास आते हैं, और फिर इनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तो ये अपने जैसों के साथ फिर उठना बैठना शुरू कर देते हैं। अब संतरे को आमों के साथ रख दो, 5 आम और 1 संतरे को रख दो, और अब वो सारे आम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो संतरा है ये भी आम बन जाए, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन आप उसी संतरे को उठा के बाकी संतरों के साथ रख दो, तो उसको ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये अगली डकलिंग की कहानी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था इंग्लिश वीडियो में, मैं वापस यहाँ पे भी देती हूँ कि अगली डकलिंग की कहानी से भी हम यही चीज़ सीखते हैं कि जो स्वान होता है, स्वान का अंडा डक्स के साथ मिक्स हो जाता है, उसके बाद उसमें से एक स्वान पैदा होता है, बेबी स्वान पैदा होता है। लेकिन जब वो ग्रो करने लगता है तो उसके जो बाकी भाई बहन होते हैं, जो कि ओरिजिनली डक्स होते हैं, वो उसको बुली करते हैं, उसको ऑस्ट्रिसाइज करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको साइलेंट पनिशमेंट मिलती है, इग्नोरिंग मिलती है, ये वो, उसको अगली कहा जाता है। सारे उसको बार बार अगली डकलिंग, उसका नाम ही अगली डकलिंग पड़ जाता है। ना उसे क्वैक क्वैक करना आता है, ना उसे उनकी तरह चलना आता है, ना उसकी चाल उनके जैसी होती है। अब ना तो हम यहाँ पे डक्स को बुरा कह रहे हैं, ना तो हम स्वान को बुरा कह रहे हैं, ना तो हम ये कह रहे हैं कि वो बुरे और ये अच्छे, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह से ही, अपनी जगह से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अंडा वो गलत जगह से वहाँ पर आ गया। अब जब धीरे धीरे स्वान बड़ा होने लगता है तो स्वान को वो वैसे ही खदेड़ देते हैं, तो वो बेचारा अपना टाइम अकेले स्पेंड करने लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी है इनर वर्क में, जिसे कहते हैं सेपरेशन फेज़ में। सेपरेशन इज़ प्रेपरेशन। तो वहाँ पे स्वान अपना समय बिताता है, सॉलिट्यूड में रहता है, खुद से सवाल जवाब करता है, उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग जाता है कि मैं डिफरेंट हूँ, और वो पानी में, नदी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, जो कि डक से बिल्कुल डिफरेंट होता है और एकदम खूबसूरत हो जाता है, सफ़ेद रंग का, खूबसूरत से उसके पर। डक्स भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन उसको जो बार बार अगली कह रहे थे, अब तो वो बहुत खूबसूरत हो गया। तो कैसे अगली डकलिंग से वो वाइट स्वान में कन्वर्ट हो जाता है, ये कोई हैरत की बात नहीं होती, क्योंकि वो बचपन से ही स्वान होता है। बस उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं स्वान हूँ और मैं डकलिंग नहीं हूँ, तो वो अपने आप को वहाँ से अलग कर लेता है और अपनी अलग दुनिया बसाता है, और फिर धीरे धीरे उसको उसके जैसे मिलने लग जाते हैं, उसको खुद ही स्पॉट कर लेते हैं, या वो उनको स्पॉट कर लेता है या कर लेती है। तो यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को क्लोज़ करना चाहूँगी। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन करना है या थेरेपीज़ में आना है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए।
जो इंडिया से हैं उनको मुझे मेल करना होगा ताकि मैं उन्हें पेटीएम एंड जीपे डिटेल्स दे सकूं, और जो विदेश से हैं दे कैन यूज़ द पेपैल लिंक। You can get my book In the Name of Love, A Journey of Finding Our Ultimate Soulmate। Amazon Kindle से ही लीजिएगा या ई बुक लीजिएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है, तो उसी को लेने का फ़ायदा है। So I will see you soon in another one. One love, peace out and Jai Shri Ram।